हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि क्लास 10 के एग्ज़ाम को देखते हुए सोशल स्टडीज़ के सारे चैप्टर को वन बाय वन करके मैं कवर करने वाला हूँ। तो उस सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का पहला चैप्टर है। तो आइए इसको आराम से हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो देखिए, आप जानते हैं मोनार्की में एक आदमी के हाथ में पावर होता है जिसको हम लोग किंग या क्वीन, राजा या रानी कहते हैं। जब डेमोक्रेसी की बात हो तो वहाँ एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होता है। तो किसके हाथ में होता है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। यानी कहीं ना कहीं पावर का शेयरिंग होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्यों ज़रूरी है ये, इसके लिए हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम कहाँ का कंट्री है भाई? तो ये अफ्रीका का है? बिल्कुल नहीं, ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। इतना छोटा है कि हरियाणा से भी छोटा पड़ेगा एरिया के मामले में। इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। मैप के माध्यम से और स्पष्ट से आपको दिखेगा कि इसके आपके साउथ में फ्रांस है, नॉर्थ में नीदरलैंड है और ये ईस्टर्न साइड में जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देश हैं। तो ये चार इसके पड़ोसी देश हैं। इसे ये भी याद रखिएगा कि नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को हम लोग डच कहते हैं, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं और जर्मनी के लोगों को जर्मन कहते हैं। ये याद रखिएगा, आगे आपको समझने में आसानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों का इथनिक कंपोजिशन के बारे में। तो यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यहाँ के रहने वाले लोगों की जो कंपोजिशन है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा भी कम्प्लेक्स नहीं, आराम से आप समझ जाइएगा। ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं इसका नाम है फ्लेमिश रीजन, यानी एफ से हम इसको डिनोट करेंगे। और जो रेड रीजन है इसको हम लोग कहते हैं वैलोनिया। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। ऊपर का क्षेत्र जो फ्लेमिश रीजन है और नीचे का रेड क्षेत्र ये वैलोनिया रीजन है। और अंदर में जो आपको केसरिया रंग दिख रहा है ये है इसका कैपिटल ब्रुसेल्स। तो ये 3 क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोग कौन हैं। तो ऊपर में जो लोग रह रहे हैं वो डच लोग हैं और नीचे में जो लोग रह रहे हैं फ्रेंच लोग हैं। फ्रेंच एफ से फ्रेंच, एफ से 40, तो 40% लोग फ्रेंच हैं। तो सीधी सी बात है, कितना बच गया? 60%। और 1% लोग जर्मन हैं, जो कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्म शरीर में कम से कम होना चाहिए। तो 1% लोग जर्मन है। तो 40 + 1 41 हो गया। बचा कितना? 59। तो डच लोग 59% है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा कौन कितने परसेंट रह रहा है, लेकिन ये समझने में आसानी होगा कि आपको बेल्जियम में अधिकांश आबादी किसकी है, तो वो डच लोगों की है। लेकिन जहाँ उसके कैपिटल में हम जाते हैं ब्रुसेल्स में, तो वहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ फ्रेंच 80% है और डच 20% है। इसका मतलब यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। अब याद रखना बहुत सिंपल है, फ्रेंच 40 है, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम कैपिटल में जाएंगे तो कैपिटल में 80% फ्रेंच हो गया और बचा कितना? 20% डच है। यानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में आ गया और डच माइनॉरिटी में आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ था कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी थी, ये काफ़ी हद तक पावरफुल भी थी और अमीर भी थी। तो इससे डच जो बोलने वाले लोग हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको लगा कि भाई ना हमको एजुकेशन का फ़ायदा मिला, ना हम आर्थिक रूप से स्थिर हुए। तो ये एक दूसरे के बीच की कह लीजिए कि टेंशन, जलन की भावना ने ही आगे चल के इनके बीच में टेंशन को पैदा किया और ये पूरे 10 साल तक ये टेंशन चला। टेंशन ज़्यादा ब्रुसेल्स में है क्योंकि ब्रुसेल्स में तो इशूज़ ही अलग है। अब इस समस्या का समाधान कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद श्रीलंका की कहानी को देखेंगे। तो आते हैं यहाँ पे बेल्जियम में कैसे इन लोगों ने, लीडर्स लोगों ने इस मसले को सॉल्व किया। बेल्जियम के लीडर्स ने एक रास्ता अपनाया। इन्होंने माना कि हमारे जो क्षेत्र में जो रीजनल डिफरेंसेस है, यानी लोग जो अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, ये इसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को भी हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यानी फ्लेमिश और वैलोनिया में भी हम उसको भी मान्यता देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंच, डच और जर्मन जो लोग रह रहे हैं, इन सब को रहने का अधिकार है, इनको सबको अपना अपना अधिकार है। तो इसके लिए उन्होंने कानून में लगभग 4 बार बदलाव किया है। कोई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितनी बार बदलाव किया, तो 4 बार बदलाव किया ताकि लोग साथ में रहे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कानून नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों की जान होती है। उसको बचाने के लिए अगर कानून में कुछ बदलाव करना पड़े तो अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही इनोवेटिव अरेंजमेंट माना गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसको हम लोग बेल्जियन मॉडल कहते हैं।
इन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट में डच और फ्रेंच दोनों की संख्या इक्वल हो जाएगी। लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स की संख्या बनेगी तो उसमें डच और फ्रेंच दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। इसके अलावा इसमें एक बात ये भी लिखा हुआ कि कोई स्पेशल लॉ अगर पास कर रहे हैं आप तो उसमें दोनों मेंबर्स जो भी मेंबर हैं हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप के डच और फ्रेंच दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों का सपोर्ट। उसके बिना कोई भी कानून अकेले इकलौता पास नहीं होगा। एक तो ये बात हो गया। दूसरा क्या गया ब्रुसेल्स के बारे में। ब्रुसेल्स में आप जान रहे हैं कि वहाँ पर भी आबादी वैसे ही है, वहाँ भी कर दिया गया कि डच और फ्रेंच को इक्वल सीट मिलेगा। अब फ्रेंच लोगों ने यह बात को इसलिए मान लिया क्योंकि डच लोगों ने वहाँ मान लिया था बेल्जियम में डच आबादी ज़्यादा है 59%, इन्होंने इक्वलिटी मान लिया। तो फ्रेंच ने कहा कि भाई हम भी मान लेते हैं, इन्होंने भी अपने कैपिटल ब्रुसेल्स में जबकि 80% आबादी होने के बावजूद इक्वलिटी को माना गया। तो ये 2 पैरामीटर हुआ। तीसरा है कि यहाँ पे इन्होंने ये किया कि सेंटर के पावर को स्टेट के पावर को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी फेडरल सिस्टम दिया गया और कहा गया कि स्टेट जो है अब सेंट्रल के अंदर काम नहीं कर रहा, ये कोई सबॉर्डिनेट बॉडी नहीं। तो ये 3 चेंजेस इन्होंने लाया। इसके अलावा चौथा जो चेंज लाया इन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ये सवाल बड़ा अनोखा सा सवाल है कि है ये क्या। तो बहुत सिंपल है, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो तीनों अलग अलग लोग हैं इन सब के लिए एक इकलौती गवर्नमेंट बनाई गई जो उनके द्वारा लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनके एजुकेशन का इश्यूज़ है, कल्चर का इशू है, लैंग्वेज का इशू है, इन तमाम मुद्दे पे कानून बनाएगी, इन तमाम मुद्दे को सॉल्व करेगी। यानी आप इसको याद रख सकते हैं CEL से, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। और आपको मालूम है एजुकेशन से ही कल्चर और लैंग्वेज को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेल्जियम का मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन के बाद बेल्जियम में क्या हुआ, सिचुएशन आराम से हो रहा है, दोनों लोग आराम से रह रहे हैं, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है, सब चंगस ही यहाँ पे है। अब आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का जब फॉर्म हुआ तो ब्रुसेल्स को ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, यानी इतना पीसफुल हो गया कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया जा चुका है। तो ये तो बेल्जियम है जहाँ लोग मिलजुल के रह रहे हैं। अब हम लोग आते हैं श्रीलंका की तरफ। क्या श्रीलंका के लोगों ने भी इतनी समझदारी से काम किया या माथा फुटौल किया? आइए देखते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से थोड़ा सा दूर पे, सही बात है, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ श्रीलंका आपको मिलेगा। यहाँ की आबादी बेल्जियम से दुगनी यानी 2 करोड़ आबादी है। यहाँ भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। वहाँ डच और फ्रेंच और जर्मन मिले, यहाँ आपको सिन्हाला और तमिल मिलेंगे, यानी ST आप शॉर्ट में याद रखिए, सिन्हाला और तमिल। और S पहले आ रहा है, इसका मतलब S की आबादी ज़्यादा होगी और तमिल की आबादी कम होगी। और तमिल में भी 2 ग्रुप है, एक कहलाते हैं श्रीलंकन तमिल और एक कहलाते हैं इंडियन तमिल। जिनके माता पिता भारत से वहाँ काम करने के लिए गए वो इंडियन तमिल होगी, जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। ये तो समझ में आ गई बात। अब इसको समझना है कि ये लोग कहाँ रह रहे थे। तो अगर इसका मैप देखिएगा आप तो आपको समझ में आएगा कि श्रीलंकन तमिल ज़्यादातर नॉर्थ में और ईस्ट वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट में श्रीलंकन तमिल कॉन्सेंट्रेटेड थे और जो सिन्हाला लोग जो थे वो बीच में आपको दिखेंगे। सिन्हाला लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे और जबकि तमिल जो थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। थोड़ा बहुत कुछ क्रिश्चियंस थे जो दोनों थे, तमिल और सिन्हाला दोनों थे। अब हम लोग आगे आते हैं कि भाई जहाँ बेल्जियम में अकोमोडेशन किया गया, दोनों को मिलजुल के चलाया गया, सेंटर में दोनों को इक्वल सीट दिया गया, स्टेट में कैपिटल में इक्वल सीट दिया गया, सेंट्रल ने स्टेट को ही पावर दे दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ देश, तो वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसने सोचा कि हम पावर में तो हम अपना डोमिनेंस को बरकरार रखते हैं, हम सिक्योर करते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ मेजोरिटेरियन मेजर लिया। मेजोरिटेरियन का मतलब हुआ अल्पसंख्यक को दरकिनार किया जाए और बहुसंख्यक को खुश किया जाए। जिस भी देश में ऐसा सिस्टम लागू होने लगेगा उसका गिरना बर्बाद होना तय होता है। 1956 एक्ट में सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया।
तमिल लैंग्वेज को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड किया गया। यहाँ पे लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट चल रही थी। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की जिसमें यूनिवर्सिटी जॉब या गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली सिन्हालाओं को फेवर किया जा रहा है। देखिए, इनके भाषा को छीन लिया गया, इनसे जॉब भी छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं जॉब में भी ध्यान नहीं दिया गया। और अब क्या हुआ कि इनके कल्चर, रिलीजन पे भी टारगेट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया कि स्टेट केवल बुद्धिज़्म को संरक्षित करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ावा देगी, तो बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि इनके लैंग्वेज पे वार हुआ, इनके लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला। यहाँ पे जॉब्स में इनको इश्यूज़ है, इनके धर्म पे भी इश्यूज़ चल रहा है। ऐसे में इनको क्या फील हुआ, इनको लगा कि हमारा तो इस देश में जब आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे तमिल के ख़िलाफ़ है, ना ही उनको भाषा को मान्यता मिल रही है, ना ही उनको जॉब में कुछ प्रेफरेंस है, ना ही उनके धर्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उनको एकदम अकेलापन फील होने वाला है। उनको लगने लगा है कि हम इस देश के वासी, इक्वल राइट नहीं है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा है, उनको जॉब्स में और अदर अपॉर्चुनिटी में उनके साथ ओपनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में रिश्ता ख़राब होने वाला है, जैसे डच और फ्रेंच के बीच में हुआ था। वहाँ तो अकोमोडेशन किया गया, यहाँ देखिए क्या होता है। तो इन लोगों ने स्ट्रगल लॉन्च किया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और स्टेट को इनको पावर मिले, रीजनल ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि ये लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे थे, और एजुकेशन और जॉब में इनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन इनका डिमांड्स पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। जब डिमांड डिनाई कर दिया गया, तब ये और ज़्यादा, कह लीजिए कि पहले तो बहुत प्यार से ये लोग अपना डिमांड कर रहे थे, तब धीरे धीरे ये पूरा मूवमेंट उग्र होने लगता है। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक डिमांड शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, यानी कि अलग सा तमिल देश हमको दे दीजिए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। जब अब अपने देश में मुझे पावर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फ्रीडम नहीं दे रहे, तो ऐसा कीजिए, हमें अलग देश दे दीजिए। अब ये बात ऐसी है जिस धीरे धीरे ये सिविल वार में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों समाज के हज़ारों लोग मारे जाते हैं। अब बताइए, जब सिविल वार होता है उसका नुकसान क्या होगा। जो फैमिलीज़ है उनको रिफ्यूजी के तौर पे कंट्री छोड़ के आना पड़ता है, और आज भी कई तमिलियंस भारत में रिफ्यूजी के तौर पे रह रहे हैं। कई लोगों का जीवन यापन का साधन ख़त्म हो जाता है, और सिविल वार ने इस देश को बहुत पीछे लेके चले गए। ये 84 में शुरू होता है और 2009 तक चलता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस रहा है। लगभग 15-25 साल तक ये चलता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के लीडर्स अकोमोडेशन के लिए, मिला जुला के रहने के लिए तैयार नहीं हुए। जब भी कोई देश मेजॉरिटेरियनिज्म या किसी एक कम्युनिटी को ही फेवर करते रहेगा, लॉन्ग टर्म तक ये ऐसा होगा, तो आगे चल के ये सिविल वॉर और देश के लिए बहुत ही ख़तरा होगा, और इससे दोनों को नुकसान होगा। जबकि हम लोग पढ़ चुके थे कि बेल्जियम लीडर ने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत ही दूसरा पाथ अपनाया था। उन्होंने इनोवेटिव तरीके से अपनाया था, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ सीट डच और फ्रेंच को दे दिया, जबकि वहाँ ऐसा नहीं हुआ। उनके लैंग्वेज को बिल्कुल मान्यता नहीं मिला, जबकि यहाँ पे उनके लैंग्वेज को मान्यता देने के लिए एक अलग सा गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है कि वहाँ स्टेट्स को, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स को पावर मांगा जा रहा था, जो कि बिल्कुल नहीं मिला, जबकि यहाँ पे पावर दे दिया गया कि आप आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट्स का पावर जो दोनों रीजन्स को दे दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि सेंट्रल के आप अंदर में नहीं आते हैं। इसके अलावा कैपिटल में जो इश्यूज़ था वहाँ भी इक्वल बांट दिया गया। तो यहाँ पर एक समझदारी दिखाई गई। अब दोनों का हम लोग समरी निकालते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों डिज़ायरेबल है। एक प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब जहां हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग अगर किया जाता तो इससे फ्यूचर में बहुत अच्छे आउटकम्स आता है। ये प्रूडेंशियल रीजन, नहीं कोई काम को करने के पीछे का लॉजिकल रीज़न। तो इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि जैसे श्रीलंका में देखिए या फिर बेल्जियम में देखिए कि पावर जब शेयर किया गया तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। ऐसा होता है ना कि बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों की कहानी में अगर पूछा जाए एक कॉमन बात क्या है, तो पावर शेयरिंग ही था। किसी में शेयर किया गया, किसी में शेयर नहीं किया गया। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर सिस्टम सही रहेगा, और इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है
आपको ज़बरदस्ती जो है अपना विल जो है माइनॉरिटी पे जो है यहाँ पे नहीं कराएगी, क्योंकि ऐसा करती तो नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग का पोटेंशियल रीज़न यही है, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं किया गया तो देश में ख़तरा होगा। तो ये सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को कम करती है, और कन्फ्लिक्ट जब कम होगा तो देश में स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, और एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है उसका पावर, उसकी ही बात सिर्फ नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत ख़तरा है। मोरल रीज़न क्या है? मोरल रीज़न का मतलब ये हुआ कि पावर शेयरिंग का जो एक्ट है वो खुद ही एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो बात की बात है। जैसे छोटे बच्चे को मारना ही एक ख़राब बात है। अब आप इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि मारेंगे तो उसके पापा आपके खिलाफ युद्ध करेंगे, तो वो प्रोडेंशियल रीजन हुआ। कोई काम को आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट ख़राब होगा, तो वो प्रोडेंशियल रीजन उसमें आता है। और कोई काम ही आपको ख़राब लग रहा है, वो मोरल रीज़न है। तो पावर शेयरिंग माना जाता है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो एक डेमोक्रेटिक रूल क्या है, इन्वॉल्व करता है कि वो उन सारे लोगों के बीच से के साथ पावर को शेयर किया जाए, जो जब वो कानून पास होगा तो उस पे उनका इफेक्ट होने वाला है, जिन पे इसका असर होगा उन सब के साथ पावर को शेयर करना ज़रूरी होती है। यही तो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का, कि जिसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए। और पावर शेयरिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब कानून बन रहा है तो उसका जिन लोगों पे असर होगा तो उन सब लोगों को इस कानून बनाने की प्रक्रिया में या कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इन्वॉल्व करना, उनको ये कहना उनसे कंसल्ट करना कि कैसे उनको रूल करना, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट ही है। अब पावर शेयरिंग का फॉर्म्स क्या क्या होता है? एक तो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरीज है। तो इन तीनों के बीच में जो पावर का शेयरिंग होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये तीनों हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट अपने इक्वल पायदान पे खड़ी है। यहाँ पे कोई वर्टिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और ये तीनों को तीनों गवर्नमेंट्स का ऑर्गन है। और कोई भी ऑर्गन लेकिन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करती। इन सब के बीच में एक दूसरे का बैलेंस को चेक, मतलब पावर को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरीज है। अगर कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो कि कानून के खिलाफ है तो जुडिशरी उसको कैंसिल कर देती है। या जुडिशरी में कोई जज अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो सही नहीं, तो ये लोग इनको इम्पीच कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कि कोई मंत्री है या फिर कोई आईएएस वगैरह, वो लोग अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो जुडिशरी भी उनको पनिशमेंट दे सकती है, लेजिस्लेचर भी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो हॉरिजॉन्टल तो एक है ही कि लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरीज है, उसी तरह से एक सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं या वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग हो रहा है। तो अब जो सेंटर जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। और जब प्रोविंशियल लेवल पे उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। और इससे नीचे चले जाइएगा तो लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो ये इस सिस्टम को हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहेंगे। इसके अलावा एक हम लोग बेल्जियम का एग्जाम्पल देखे थे, जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर का शेयरिंग हो रहा है। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल में से एक है, जहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों के बीच में पावर का शेयरिंग हुआ है। भारत में आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी यानी ऐसी सीट्स जो SC ST अपना OBC वीमेंस के लिए जो रिजर्व होती है असेंबली में या पार्लियामेंट में, ये भी पावर शेयरिंग का एक रूप है जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करता है। इसके अलावा एक पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है। एक तो हम लोग पढ़ लिए कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग पढ़े लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। फिर तीसरा भी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि सोशल ग्रुप यानी कम्युनिटी के बीच में। तो चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में।
अब देखिए इसको याद रखना कितना आसान है कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है। कैसे? एक तो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ये कि कंपटीशन पार्टीज़ के बीच में होता है, जिससे ये समझ में आता है कि कोई एक आदमी के हाथ में पावर नहीं हो, तो लॉन्ग टर्म में कभी पावर किसी और एक पार्टी के हाथ में, कभी दूसरे पार्टी के हाथ में, तो इससे क्या हुआ, पावर तो शेयर हो ही रहा है, एक आदमी के हाथ में पावर है नहीं। कभी कभी ये डायरेक्ट होता है, जब दो पार्टी मिल के अलाइंस बनाती है और चुनाव लड़ती है, जीत जाती है, और वो सरकार जब चलाती है तो उसको हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलाइंस और कॉलिजन में अंतर होता है। अलाइंस क्या होता है, चुनाव के पहले, और कॉलिजन क्या होता है, चुनाव के बाद। तो कई बार ऐसा होता है अलाइंस किसी और के साथ हो और चुनाव के बाद आपका मन बदल गया तो कॉलिजन किसी और के साथ आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो एक तो हो गया इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग, एक हो गया डायरेक्ट पावर शेयरिंग। इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग का मतलब जहाँ पे अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है, कभी ए के पास पावर है, कभी बी के पास पावर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पावर को शेयर हो ही रहा है। और डायरेक्ट पावर शेयरिंग मतलब जहाँ ए और बी मिलकर चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने के बाद सरकार बना रही है, तो डायरेक्ट दोनों के पीछे पावर शेयरिंग है। किसी एक पार्टी का मंत्री है, किसी का मुख्यमंत्री। देखिए बिहार में ये एग्जाम्पल आप आराम से देख सकते हैं कि एक पार्टी का मुख्यमंत्री है जबकि अलग पार्टी का उप मुख्यमंत्री है, तो पावर शेयर हो रहा है इन लोगों के बीच में। इसके अलावा हम लोग प्रेशर ग्रुप्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इन लोगों का भी गवर्नमेंट में कुछ शेयर होता है। इन लोगों का भी कुछ गवर्नमेंट की कमेटी होती है, इसमें इन लोगों के पास पार्टिसिपेशन होता है, और इस कमेटी के द्वारा ही अपना गवर्नमेंट का जो पावर शेयरिंग का जो कोई ऐसा रूल्स है, कोई डिसीजन मेकिंग है, उसमें ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कम टाइम लेके द होल चैप्टर हैज़ बीन completed।